यार हेलो, नमस्कार आप लोग सभी को। आपका वेलकम है शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे, है ना। तो यार सब कुछ शुरू करने के पहले एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रो आप लोग को दे दूँ, है ना। क्योंकि मुझे काफ़ी टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं। मैं बता देता हूँ कि मैं 2016 का इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। फिर मैंने 2017 से एज ए मैं पीओ पीओ का पता है आप लोग को, आईबीपीएस के थ्रू होता है। तो मैंने आईबीपीएस एग्ज़ाम दिया और मैं पीओ लगभग 3 साल मैंने काम किया है एज ए आईबीपीएस पीओ इन कॉमर्शियल बैंक का। फिर मीनवाइल मैंने एनआईएसीएल एओ क्वालिफाई किया, आरआरबी क्वालिफाई किया, एनटीपीसी क्वालिफाई किया और मैं 2020 तक यहाँ काम किया हूँ। उसके बाद मैंने एसएससी की तरफ आ गया। मैं एसएससी 4 बार क्वालिफाई किया हूँ। पहले ऑडिटर था, फिर 2 टाइम मैं जीएसटी इंस्पेक्टर में मेरा नाम आया और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन एएसओ इन सीएसएस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट 7 ईयर्स से मैं ये जो भी वन डे एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो फिर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया है ये जो चेंजिंग पैटर्न है उसका, तो मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ उसके लिए। मुझे लग रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा एज है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या अप्रोच होगा आपका एग्ज़ाम में बैठने का और क्वेश्चंस कैसे टैकल करने होते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा रहा ब्रीफ इंट्रो। अब आज जो वीडियो ये बन रही है वो किसकी है, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि एसएससी ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज़ किया है 2025 और 26 के लिए। और हम लोग का सबसे ज़्यादा यूज़फुल इसमें क्या है, CGLE कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसकी एडवर्टीज़मेंट डेट आने वाली है 22 अप्रैल से 21 में, और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट क्या है हमारा, जून और जुलाई। तो ये आप मान के चलो कि 21 मई को तो फॉर्म फिलिंग क्लोज होगा, तो लगभग 15 दिन स्क्रूटनी में लगता है और उसके 5-10 दिन के बाद से हमारा एडमिट कार्ड शुरू होता है और वो भी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आता है। तो ये आप मान के चलो कि लास्ट वीक ऑफ जून से पेपर शुरू होगा और फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक चलेगा पेपर। ये बहुत अर्ली है, ठीक है। ये जल्द से जल्द इतना जल्दी एसएससी करवा सकता है। अब आप देखो कि अभी दिसंबर है, अभी भी 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इसके अलावा आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और इधर आपका 15 डेज तो जून का आप कंसिडर करके ही चलो, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास रहने ही वाला है। तो आप टोटल इधर आपके पास 150 डेज हो गए, प्लस आप 20 और मान लो, तो आपके पास टोटल 150 to 170 डेज है अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट करते हो, फ्रॉम स्क्रैच ऑल्सो। और मैं तो एक बात आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि ये इनफ टाइम है, अगर आप फ्रेशर भी हो तो इनफ टाइम है ये प्रिपेयर करने के लिए। अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इसका कैसे प्लान है या क्या ब्लूप्रिंट है। आप एक बार उसको देखना, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, थोड़ी लंबी शायद जा सकती है, देखना, ठीक है। और मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आपको सिर्फ ये 30 डेज फॉलो करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि ऑनेस्टली, फिर आप चेंजेस देखना। देखो मैं चूँकि मैथ्स थोड़ा पढ़ाता हूँ तो मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। अगर आप 1 पे हो किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पे, अगर आप 30 दिन कुछ नहीं करते तो भी क्या होगा, 1 ही रह जाओगे। अगर आपका जो छोटा सा एफर्ट है 1.1 हर दिन का एफर्ट, वो मिलाते हो तो जानते हो आपका कितना हो जाता है, अप्रॉक्स 17.5। तो ये देख रहे हो आप, जो ये 0.1 का चेंज है जो आपको रोज लाना है अपने में, उसके चलते कितना ड्रेस्टिक चेंज आ रहा है। आप कभी भी नोटिस करना ना कि जो चेंजेस होते हैं वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। भले आप उसको देखते हो ड्रेस्टिकली,
है ना, कि ऑल ऑफ ए सडन आपको वो नोटिस होता है, जैसे आप फर्स्ट डे पे कुछ रहते हो और आप देखते हो 30th डे पे कि हाँ ये मेरे में चेंजेस आया, बट ये जो 30 दिन का कंसिस्टेंसी और ग्रेजुअल चेंज है उसको आप नोटिस नहीं करते। तो ये जो चेंज लाना है ना, वो इस 30 दिन के प्रोसेस पे लाना है हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग का मेन पर्पस क्या है इसका, एसएससी 2025। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये किसी के लिए भी हो और एक ही वीडियो में आप समझ जाओ सब कुछ। एग्ज़ाम पैटर्न, हमारा रिसोर्सेज, कैसा टाइम टेबल हम फॉलो कर सकते हैं, फिर आपको मॉक्स कैसे लगाने हैं और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पे आते हैं, पहला हमारा है क्या, एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पता है कि एग्ज़ाम 2 टीयर में होता है, एक टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। टीयर 1 क्या होता है, टोटल एमसीक्यूज होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये। टीयर 2 में देखो 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 क्या है, ये कंपल्सरी है फॉर ऑल पोस्ट्स। पेपर 2 है आपको फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स होते हैं ना उनके लिए। और तीसरा पेपर होता है ये डबल एओज के लिए, मतलब असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। सारे पेपर क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। अब देखो आप कि एसएससी सीजीएल टीयर 1, ये पेपर क्या है आपका, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। पहले प्रायर टू 2022 इसके भी मार्क्स जुड़ते थे आपके, बट अब ये 2022 से क्वालिफाइंग हो गया नेचर में। ठीक है, इसमें क्या है आपका 4 सेक्शंस है विथ 25 क्वेश्चंस ईच, है ना, और टोटल आपको इसमें टाइम मिलता है कितना, 1 आवर या 60 मिनट्स का। क्या क्या सेक्शंस होते हैं इसमें, सेक्शंस हैं आपके जिसको आप बोलते हो क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने रहते हैं इसमें, इसमें भी 25, जीए में भी 25, ईच सेक्शंस हैविंग 25 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए, 100, और मार्क्स हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स, यानी टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर हो गया। और आपको क्यूमुलेटिव टाइम मिलता है ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना। और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 ऑफ क्वेश्चन, यानी 0.5। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपको 0.5 मार्क्स कटेगा। ये तो टीयर 1 था। अब टीयर 2 क्या है, ये सेक्शन वाइज है, ये भी इसको डिवाइड कर लेते हैं सेक्शन में। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और निगेटिव मार्किंग। तो सेक्शन आपका पहला
सेक्शन 1, इसमें 2 पेपर आपका रहता है, एक मैथ्स रहता है और दूसरा रहता है आपका रीजनिंग। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, 30-30, और ईच क्वेश्चन कैरी मार्क्स ऑफ 3। टोटल 90 मार्क्स का मैथ्स हो गया और 90 का रीजनिंग। निगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन पे आपका -1 रहेगा, यानी टोटल सेक्शन 1 का क्यूमुलेटिव मार्क्स हो गया 180। सिमिलरली आप देखो सेक्शन 2, इसमें भी आपके 2 पेपर हैं, इंग्लिश और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में आपके टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस में 25। दे विल ऑल्सो कैरी मार्क्स ऑफ 3। ये 135 हो गया और ये 75। तो जो सेक्शन 2 है वो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 210। तो आप देख रहे हो कि जो पेपर 1 उसका टोटल क्यूमुलेटिव मार्क्स 390 है। टोटल आपको टाइम कितना मिलता है, सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे और सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटे मिलेंगे। 1 घंटे में आपको मैथ रीजनिंग बनानी है और 1 घंटे में ही इंग्लिश और जीए भी बनानी है। फिर आता है आपका सेक्शन 3, ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। ये 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 मार्क्स ईच, टोटल 60 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना ही करना है। और इसी में क्या होता है, डीएसटी कंप्यूटर टाइपिंग जो बोलते हैं आप, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, ये भी आपका क्वालिफाइंग रहता है। तो ये तो आपका कंपलसरी है सारे पोस्ट के लिए, फॉर ऑल पोस्ट्स। अब आप देखो जिनको जेएसओ देना रहता है उनके लिए पेपर 2 भी रहता है। इसके अलावा उसमें स्टैट्स पूछा जाता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स 200। जिनको डबल एओ के लिए करना है, 1 मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और पेपर 3, ये पेपर 2 है, ये आपका पेपर 3 है, डबल एओ। इसमें आपका जीए रहता है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये भी 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, टोटल 200 का 200, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट वाइज कैसे हम लोग अप्रोच करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच, जैसे आप एकदम नए नए आए हो तो कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या से, जनरल इंटेलिजेंस, या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीजनिंग, ठीक है। आप देखो जो एसएससी का लेवल है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग प्रिपरेशन करने के पहले एक बार पेपर देख लो, कोई भी एक पेपर उठा के टीयर 1 का, आपको फिर समझ में आएगा, आइडिया होगा, ठीक है। तो एसएससी में जो रीजनिंग का है वो लेवल हमेशा इजी से मॉडरेट रहा, हमेशा से। कोई कैट का एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत हैवी सवाल पूछेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि आपसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, उसको भी आपको 25 क्वेश्चंस बनवाने हैं प्री में विद इन ए स्पैन ऑफ 60 मिनट्स। और 60 मिनट डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इक्वल भी डिवाइड करो तो टीयर 1 में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनवाने हैं और टीयर 2 में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन। तो अगर वो वैसे सवाल पूछेंगे जो आपसे बने ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। तो उनको भी तो देखना है ना कि पेपर क्या हो, अनबायस्ड हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो एसएससी में हमेशा इजी से मॉडरेट सवाल पूछा जाता है। और एक और चीज़ है, इसमें सेट पैटर्न है यार सवाल का। आप पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है, सेट है। तो आपको इसके लिए जो फंडा अपनाना है, आपको क्या करना है ना कि आपको लर्न करना है बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स रीजनिंग में। जैसे क्यूबाइड के आते हैं तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स कितने होंगे जो कलर्ड हैं विथ 1 साइड
2 साइड, 3 साइड, इन सब का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको जानना है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर सीरीज में क्या होता है, कुछ पैटर्न होता है, जैसे प्लस एक्स, माइनस एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, ये सब आपको ध्यान रखना है। मिसिंग नंबर्स करने हैं। एक सेट पैटर्न आता है, तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स करना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपको PYQs के मदद से करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि रेलिवेंट क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको अभी स्कॉलर नहीं बनना, आपको ये नहीं देखना कि कौन सा टीचर सबसे हार्ड क्वेश्चंस बनाना, आपको ये देखना है कि हमको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे हैं। तो मेरा ये आपसे एक सुझाव है, ये सिर्फ एडवाइस है, और ये एडवाइस क्या है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, बस रिकमेंडिंग, आप मान भी सकते हो नहीं भी। मेरा इसमें ये है जो मैंने फॉलो किया, कि आपको कोई टीचर नहीं चाहिए फॉर कंप्लीट सिलेबस। आपको क्या करना कि कुछ वीडियोस देखना फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। आपको पहले डिसाइड कर लेना कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है ना, उसी टॉपिक का आपको वीडियो देखना है। प्लस आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्या पे करना है, रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। और आपको डेली टारगेट भी बनाना है कि एक टॉपिक, मुझे अगर छोटी टॉपिक है तो 1 टॉपिक 1 डे में आपको ख़त्म करना है, प्लस 50 क्वेश्चंस भी आपको रोज़ लगाने हैं। आप देख रहे हो, अगर आप रोज़ 50 क्वेश्चंस भी लगाते हो तो 30 दिन में 1500 क्वेश्चंस, 5 महीने में 7,500 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो रोज का आपको सबसे पहली बात है ना कि आपको अपने रूटीन में चेंज लाना है। तो SSC रीजनिंग के लिए ये आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो। दूसरा हमारा आ गया जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस मुझे लगता है कि ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जनरल स्टडीज, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस आर्ट, साइंस साइड, एंड फ्रॉम आर्ट साइड इट वुड बी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब आपको इनमें से क्या करना है कि आपको कोई भी एक यूट्यूब का ट्यूटर देख लेना है, एजुकेटर कोई भी, या फिर आप कहीं से ऑफलाइन भी पढ़ते हो तो भी आप देख लो। और इनका क्या है, आप पहले पूरा बेसिक्स तो पढ़ लो। बेसिक्स पढ़ना है, आपको IAS लेवल का तैयारी नहीं करना, आपको UPSC क्रैक नहीं करना, सबसे बड़ी बात है आपको SSC क्रैक करना। तो आप इनमें से भी क्या करो कि सारे सब्जेक्ट्स का सबसे पहले देखो कि वेटेज क्या है पेपर में, कौन सा सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। जैसे मुझे लगता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये पहले आप करो। पॉलिटी में आपको मज़ा भी आएगा और हिस्ट्री में भी आएगा, और ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। आप फिर ज्योग्राफी करो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करो। ठीक है, करना तो आपको सब है, बट इस ऑर्डर में फॉलो करो कि जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं। ये तो रहा GS। दूसरा आपका रहता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट, कि फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन टू रीच नॉर्थ पोल, सबसे बड़ी पीक एवरेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर्स। तो आपको पहले क्या करना है कि स्टैटिक जीके में टॉपिक्स खोज लेना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करना है। जैसे डांस फॉर्म्स हुआ, पीक्स हुए, रिवर्स हुई, फिर नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। तो आपको ये टॉपिक्स पहले डिसाइड कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको,
आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से देख लो जिसमें निमोनिक से बताते हैं ट्रिक से याद करने का, या फिर पीडीएफ से, या किसी का अर्लियर नोट्स है, आप कहीं से भी। इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको रोज का काम करना है, या फिर जैसे आप वीक में 3 दिन या 4 दिन इस पे दो कि आज मुझे क्या करना है कि आज मुझे डांस फॉर्म याद कर लेना है। फिर अगले दिन क्या करना है, आपको नेशनल पार्क याद करना है। अगले दिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना है। ऐसे क्या है कि आपके पास टोटल 5 महीने हैं या 20 वीक है। एक वीक में आप 3 भी करते हो या 2 भी करते हो तो टोटल आपका क्या हुआ, 40 टॉपिक्स तैयार हो गए। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको क्या करना है कि वीकली या मंथली मैगजीन्स उठा लो, कोई भी स्पीडी की आती है या और भी बहुत सारी, अड्डा की आती है, बहुत सारी आती है, आप कोई भी उठा लो। और इसमें मिनिमम आपको क्या करना है कि 6 मंथ्स की तो मेमोराइज करनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये 3 चीज़ है। आप क्या करो, इसको एकदम होता है ना माइक्रो लेवल पे तोड़ो और फिर करो। ऐसे आपको एज अ होल बहुत बड़ा लगेगा, बट माइक्रो लेवल पे जब आप इसको तोड़ दोगे तब आपको लगेगा कि ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मेरा 40 भी है थोड़ा। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आपको स्टिक पॉलिसी का ध्यान रखना। स्टिक पॉलिसी का मतलब किसी एक एजुकेटर से जुड़े रहो, हमेशा रेलेवेंट क्वेश्चंस से जुड़े रहो, और हमेशा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट से जुड़ो। मेरा यही 3 फंडा है। एजुकेटर से जुड़े, एक से जुड़े रहो का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे किसी को देखो जज करने नहीं आए हो, कौन कैसा पढ़ाता है, इनका ये अच्छा है, उनका वो अच्छा है। क्या होता है कि फिर इसी में टाइम निकल जाता है कि प्रॉफिट लॉस इनसे पढ़ लेंगे, परसेंटेज इनसे पढ़ लेंगे, सीआई इनसे पढ़ लेंगे, एसआई इनसे पढ़ लेंगे। नहीं, आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना है कि आपको स्कॉलर नहीं बनना है। आपको क्या है कि सिर्फ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट जानना है और रेलिवेंट क्वेश्चन बनाना है। और मैं टू बी वेरी फ्रैंक बोल रहा हूँ, मैं किसी और एजुकेटर की तरह नहीं कि एसएससी बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, नहीं। आप देखोगे कि बिल्कुल वो इजी कॉन्सेप्ट या मॉडरेट कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है, एक्सेप्ट डेट ऑफ 2017 मेंस पेपर। उसके अलावा कभी नहीं हुआ ऐसा। आप हमेशा ध्यान रखो कि अभी आपको पीएचडी नहीं करना है, आप एक बार सिलेक्शन ले लो, जॉब ले लो, उसके बाद करना। तो हमेशा एक एजुकेटर पे रहो, रेलिवेंट क्वेश्चंस पे रहो और रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स पे रहो। अब देखो, इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी क्या कि आप एक नोट्स का अपना टेबल बना लो, कॉपी, जिस भी तरह से आप नोट्स बनाते हो। ये नहीं कि आपको 3 तरह का पेन ले लेना है, क्वेश्चन इससे लिखना है, आंसर इससे लिखना है, कैलकुलेशन नहीं। जैसा आपको लगे एक नोट्स बनाओ जिसमें क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स आपको मेंशन है कि आपको कभी रिवाइज करने का जरूरत पड़े तो आप वो कर सकते हो। दूसरा, क्वांट बनाने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन जब फास्ट रहेगा ना तो बहुत सारा चीज़ आप मन में कर लोगे और सीधे लास्ट प्रोसेस पे आपको क्या होगा, यू हैव टू यूज़ योर पेन और पेंसिल। बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में ही रह जाता है या हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको दिखेगा भी चेंज पेपर में। और सबसे ज़्यादा आपको रिलाई क्या पे करना है, PYQs पे। आप पहले पेपर देखो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपका अप्रोच बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आपसे सिंपल अगर मान लो प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है या नंबर सिस्टम में आपसे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको क्यों टोशेंट पढ़ना है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। बट लोग क्या है, टोशेंट पढ़ाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ाते हैं। आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले सिलेक्शन ले लो। बाकी बहुत टाइम है नॉलेज, और नॉलेज तो बिल्कुल लेना चाहिए, बट पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए क्या, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई, या तो जॉब ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। दूसरा, आपको PYQs भी बनाने तो आप 2015 के बाद के जनरली बनाओ। अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके पहले की भी बनाओ, बट
मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो 2015 प्लस डेली टारगेट सेट करो कि आपको 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं। आप टॉपिक डिसाइड करो और ये याद रखो जो टॉपिक में ज़्यादा डर लग रहा है उसको पहले कवर करो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में टाइम है। और एक चीज़ याद रखो, डेली टारगेट्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इट विल ओनली मैटर टू सक्सीड यू इन योर एग्जाम। सिर्फ यही मैटर करेगा। फिर हमारा क्या आता है, इंग्लिश। बहुत लोग के लिए मिस्ट्री है। इंग्लिश को भी मैं 3 हिस्सों में तोड़ता हूँ। पहला देखो, आप बोलते हो क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अपन आरसी बोलते हैं। आरसी में क्या क्या आ जाता है आपका, पैसेज आ जाता है, पीक्यूआर जो पैराजम्बल्स आता है, और क्लोज टेस्ट आता है। देखो इसके लिए बेस्ट वे क्या है बनाने के लिए, एलिमिनेशन प्रोसेस। देखो ये कैट का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, आपको समझना है कि वो बिटवीन द लाइंस बोल रहा है, नहीं। पहले आपको क्वेश्चन देखना है, फिर आपको पैसेज की तरफ जाना है। आपको ये देखना है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लाइन से पूछ रहा है। बहुत बार तो जो लाइन दिया रहता है क्वेश्चन में सेम टू सेम पैसेज में रहता है, आप सीधे आंसर टिक करो। तो पहले आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है, फिर पैसेज पे आना है। सिमिलरली अगर आप PQRS देख रहे हो, देखो ऑप्शन बहुत सारा रहता है, जैसे 4 ऑप्शन है, 2 P से शुरू है, 2 Q से शुरू है। तो अब आपको समझ में आ गया कि RS तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अब 2 मान लो आप एलिमिनेट कर दिया कि Q वाला तो नहीं होगा, P वाला होगा। तो अगर मान लो पहले आ रहा है PQSR, फिर आ रहा है PRSQ, फिर आप देखो R और S में R पहले आएगा या S, ये आप अगर डिसाइड कर ले गए, अगर R पहले आ रहा है तो ये, R बाद में आ रहा है तो ये। आपको एलिमिनेशन प्रोसेस पे ही ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और मान के चलो यार, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 दिन में या ओवरनाइट कर लूँगा तो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या है, न्यूज़पेपर, ये क्लीशे है, बहुत लोग को लगता है कि सब न्यूज़पेपर या बुक, बट यही एक ऑप्शन है आपको आरसी सुधारने का। आप जितना से ज़्यादा अपना रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे उतना ही ईजी रहेगा आपको आरसी सॉल्व करने में। और आपके पास अभी 5 महीने हैं। आप बिल्कुल 10 या 15 मिनट निकालो, टेलीग्राम पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, बहुत सारे एडिटोरियल आते हैं। आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, 2 या 3 पढ़ो, कुछ नहीं, 35 से 40 मिनट निकालो, बट कंसिस्टेंटली। फिर आप चेंज देखना। अब दूसरा हमारा आता है वोकैब्युलरी। ये क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया आपका, ईडियम फ्रेज हो गया, फिर साइनोवेंटो हो गया। तो इसका एकमात्र क्या तरीका है, आपको मेमोराइज करना है और इसको यूज इन डेली कॉन्वर्सेशंस, यही एकमात्र तरीका है। आप इसमें डेली टारगेट सेट कर लो कि मुझे क्या करना है, 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है, 25 ईडियम फ्रेज याद करना है, 25 सीनोवेंटो याद करना है। ये मुझे मंडे टू फ्राइडे याद करना है और सैटरडे संडे रिवाइज करना है। आप इसके लिए अगर सोर्स देखोगे तो MB पब्लिकेशन की बुक आती है, ब्लैक बुक भी आती है, या नीतू मैम की भी बुक आती है। आप किसी भी सोर्स पे जा सकते हो। ये वो कैप था। तीसरा हमारा ग्रामर। ग्रामर में आप जब देखोगे तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद करना है, टोटल रूल्स नहीं फॉलो करना है, सम बेसिक रूल्स। और ये भी क्या है, रिपीटेटिव आते हैं एग्जाम में, जैसे सुपरफ्लुअस वाला आ जाता है, कॉम्परेटिव पॉजिटिव डिग्री वाला आ जाता है, मोर स्ट्रॉन्गर दे देता है, मोर ब्राइटर दे देता है, ये सब आता है। तो ये सब रिपीटेटिव आते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, PYQs फॉलो करना है। PYQs तो हमेशा फॉलो करना। और अगर आप सोर्स पे और जाओगे तो आप नीतू मैम का बुक ले सकते हो जो वॉल्यूम 1 है, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए देखोगे तो एक अच्छी बुक है ये जो मैंने भी फॉलो किया, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये अच्छी बुक,
तो आप इंग्लिश में ये स्ट्रेटजी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो कि आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर मान लो आप अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो चीज़ पे फॉलो करना है। एक तो बाइफर्केशन ऑफ डेज, और दूसरा बाइफर्केशन ऑफ वीक। बाइफर्केशन ऑफ डेज का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। सबसे पहले आपको इसमें से अपना स्लीपिंग टाइम निकालना है। आप 8 घंटे सोते हो, मैक्स टू मैक्स तो 7 से 8 घंटे सोते हो, 3-4 घंटे आपको और, मतलब टोटल 24 में से 12 घंटे आप अपने लिए निकालो। बचे हुए 12 घंटे में आप ये फॉलो कर सकते हो, 3 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे। जो सबसे ज़्यादा वीक है आप 3 घंटे दो। जैसे मैथ्स में आपको लगता है ज़्यादा टाइम, तो मैथ्स दो, 2 घंटे रीजनिंग दो, 2 घंटे इंग्लिश दो, 1 घंटे जीएस दो। जैसे मेरे समय में क्या था कि मुझे मैथ्स में उतनी दिक्कत नहीं थी, तो मैं मैथ्स को 1 घंटे देता था, 4 तो मेरा नहीं था। जैसे ये तो मैंने जनरल बता दिया, आपको ऐसे नहीं करना है। और ये भी क्या करना है, एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे मेरा क्या था कि मैं 2 घंटे रीजनिंग बनाऊंगा, 1.5 घंटे मैथ बनाऊंगा, 1.5 घंटे इंग्लिश बनाऊंगा, बाकी 2 घंटे मेरा जीएस बनाऊंगा। मेरा कुछ ऐसा पैटर्न था। तो ये तो एक मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल दिया या ब्लूप्रिंट है, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और एज पर योर स्ट्रेंथ वीकनेस, कि आपका क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ है, उस अकॉर्डिंग आप इस टेबल पे डिसाइड करो। ये बाइफर्केशन ऑफ डेज है। वीक में आपको क्या करना है कि आपको मंडे से फ्राइडे लर्न प्लस प्रैक्टिस, सैटरडे संडे आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जो आपने इन 5 दिन में पढ़ा है वो ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए देना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। और इसके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आपको कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। जो जिम करते हो आप जिम जाओ, या कुछ भी, वॉकिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट खेलो। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी होता है वो एज ए स्ट्रेस बस्टर काम करता है। आपका जितना भी आपको थकान रहेगा ये सब मिट जाएगा, और आप क्या हो, थोड़ा सा हेल्दी भी फील करोगे और एनर्जेटिक। और हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका मॉक्स एंड एनालिसिस। आप वीकली एक मॉक भी दे सकते हो। अगर आप एक मॉक दे रहे हो 1 घंटे का, तो मिनिमम आपका 1.5 आवर का उसका एनालिसिस होना ही चाहिए। क्योंकि मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिए हैं उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। जो नहीं बने या इनकरेक्ट हुए या जो छूट गए, जो आपने स्किप किए या टाइम के कमी के कारण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको ये भी एनालिसिस करना है कि जो आपको करेक्ट क्वेश्चंस हुए वो सही टाइम लिमिट में बने थे कि नहीं बने थे। अगर आपके एक क्वेश्चंस हैं कि जैसे थीटा की वैल्यू 120 है, तो कॉस 120 कितनी होगी, तो ये आपको 15 सेकंड में बनाना है मैक्सिमम। अगर आप इसमें 45 सेकंड दियो तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। तो आपको ये एनालिसिस में ये भी चेक करना है। मॉक में आपको सबसे पहले किन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि पहले तो फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, कि आप कौन सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे। मेरा था कि मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, फिर जीके, फिर मैथ्स, और फिर इंग्लिश। जैसे पैटर्न है पेपर का वैसे ही मैं करता था। ये मेरे लिए है, तो सब वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। दूसरा, आपको स्ट्रिक्ट टाइम डिवीज़न चाहिए, क्योंकि आपके पास एक क्यूमुलेटिव टाइम है 60 मिनट्स का, उसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको बनाना ही होगा कि ये मुझे 10 से 15 मिनट में रीजनिंग करना है। देखो जीके में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, या तो आता है या नहीं आता है, तो ये मैक्स
5 से 8 मिनट में क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश में भी आपको मोर और लेस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे। आप इसका 12 मानो, ये 8 20, इन तीनों को मिला के आपको 35 मिनट में करना होगा। 35 से 40 मानो, बाकी 20 मिनट्स तो आपको मैथ को देने ही देने होंगे। अब आप डिसाइड करो इन तीनों का ऑर्डर कैसे करना है। ये टाइम डिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, आर्ट ऑफ स्किपिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। सबसे बड़ी बात है, आपको एग्जाम में ईगो घर पे छोड़ के जाना है। ईगो इशू नहीं होना चाहिए। किसी भी आपको क्वेश्चन से पर्सनल लगाव नहीं होना चाहिए कि नहीं ये क्यों नहीं हुआ। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मान लो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ के गए, सारा मैथ्स पढ़ के गए, अब कोई क्वेश्चन आया, अब वो आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप लग गए कि नहीं नहीं ये तो मुझे होना ही चाहिए। ये गलत है। आप ये सोचो कि जो 100 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा। ये डिपेंड नहीं करता आप किस क्वेश्चन से नंबर ला रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स ऑप्टिमाइज करना है। तो मेरा इसमें क्या आपका पर्सनल सजेशन है कि आप एक बार शुरू करो रीजनिंग से और बनाते चलो लास्ट तक। जो एक एक गो में बन रहा है वो बनाओ, जो नहीं बन रहा है उसको स्किप करो। क्या होगा इससे आपका, आप देखोगे कि स्टार्टिंग 45 मिनट में आप 70 सवाल बना ले जाओगे। फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा कि 45 मिनट में मैंने 70 तो बना लिए। अब कौन बनाए वो मैटर नहीं करता है, आपको तो 140 मार्क्स सिक्योर हो। अब आपको 15 मिनट में क्या करना है, अगले 15 क्वेश्चन और करने हैं, क्योंकि इस बार आप प्री का देखो कट ऑफ क्या है, 153 है जनरल का। तो आपको मार्क्स कितने स्कोर करने, 160। तो आप यहाँ 140 ले आए। अब बाकी 15 मिनट में आपको 20 मार्क्स और लाने। वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि कहाँ से आप ला रहे हो। तो आपको एक गो में बना लेना है ताकि आप पे प्रेशर नहीं रहे। नहीं तो आप देखोगे एक चीज़ कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आप गलती क्या करते हो कि जैसे आप 2 + 2 5 लिख देते हो गलती से। तो जब आप तुरंत उसको अटेम्प्ट फिर से री अटेम्प्ट किए तो फिर वो 2 + 2 5 ही लिखाएगा आपका। तो ये गलती क्या होता है, होने के ज़्यादा चांसेस है। तो क्या हुआ कि एक बार अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, इजी क्वेश्चन भी हो, आंसर नहीं आ रहा, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ो। फिर आप दोबारा लौटो री अटेम्प्ट करने। तब आप देखोगे कि थोड़ा सा आप अनबायस्ड हो जाओगे और ये क्वेश्चन भी दिमाग से हट चुका होगा। तो फिर आप इजीली उसको बना सकते हो। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखना है। दूसरा, मॉक टेस्ट में लोग क्या नहीं करते हैं, वो एक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं। उन्हें डर लगता है खुद के बारे में लिखने से। जैसे अभी तो आपको लग रहा होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बट जब आप लिखोगे पहले में 120 आया, दूसरे में 122 आए, तीसरे में 100, ये बहुत छोटा चीज़ है। लोग सोचते हैं क्या होगा, नहीं, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप इसको बार बार देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ मेरे में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आ रहा है। और ये भी आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज लिखना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। जैसे आपको एक बना लेना है यहाँ पे एनालिसिस शीट, ठीक है। आज मान के चलो आप 23 दिसंबर, तो आपको लिख लेना कि मॉक क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 80 किए आपने, करेक्ट इनकरेक्ट 80 किए, मान लो 78 गलत, सही 2 गलत। तो इधर आपके कितने आ गए 156, और इधर कटे कितने 1, यानी टोटल आपके 155 नंबर आ गए। अब इस 155 में आपके मैथ्स में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, जीके में कितने आए और इंग्लिश में कितने आए, ये भी आपको मेंटेन करना है। प्लस आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें परसेंटाइल दिखाता है, तो आपको परसेंटाइल भी देखना है। आपको ये डेली आपका ये प्रोग्रेस रिपोर्ट या रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करना। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा। और बहुत लोग, जैसे मैं तो यही करता था कि मैथ्स रीजनिंग में भी देख लेता था कि किस टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है, फिर उस टॉपिक के आप 20-25 क्वेश्चन बना लो, इसके बना लो, इसके बना लो, इसके बना लो। फिर क्या होगा, आपको मेन आपको क्या करना है, अपने वीकनेस पे काम करना है। वीकनेस घटाते जाओगे, आपका सिलेक्शन का चांस क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट किस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आपको वाई यू नीड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। बहुत लोग का है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, घर वाले को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है, अच्छा घर चाहिए, उन लोग को अच्छी लाइफ देनी है, बिल्कुल सही है। एक माइंड सेट बना के रखो क्यों करना है। इस क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आपको फिर डेली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं मिले पड़ेगी। आप रोज़ मोटिवेशन नहीं खोजोगे बाहर से, आपको विद इन मोटिवेशन आएगी। प्लस एक चीज़ याद रखना यार, ये लाइफ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ है और हमारा ग्राफ यूँ है। इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और ये नेगेटिव। कभी हमारा अप्स आता है, कभी लो, फिर हाई, क्रेस्ट एंड ट्रफ जिसको बोलते हैं, ये चलता रहेगा। बट ये अप्स एंड डाउन ही हमारे लाइफ को डिसाइड करता है, अप्स या डाउन। हमारा लाइफ क्या है, लाइफ इज अ शो विच मस्ट गो ऑन। तो आपको क्या होना है, किसी दिन आपको मॉक में 150 आ जाएगा तो आप थोड़ा हैप्पी रहोगे, किसी दिन 120 आ गया तो आप क्या हुआ, थोड़ा सा सैड हो गए। ये फेज चलता रहेगा। बट आपको क्या है, अल्टीमेट एम अपना याद रखना है कि आप क्यों कर रहे हो। आपको यहीं से तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तय करना है। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना एफर्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस था हमारा कि कैसे हम लोग को 2025 के लिए तैयारी करनी है। बाकी क्वांट के लिए तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि मैं आपका अप्रैल तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा यूट्यूब पे, पूरा का पूरा। और मैं PYQ सीरीज़ भी शुरू करूँगा। ठीक है, तो मैं क्वांट के लिए आपको एश्योर कर सकता हूँ। बाकी भी अगर आपको लगे कि किसी भी टॉपिक में मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं गाइड आपको कर सकता हूँ। मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ, सोर्स भी बता सकता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट यहाँ भी छोड़ सकते हो, मैं कमेंट देखता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि आपको इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है और कैसे क्या करना है। और मुझे लग रहा है कि आप एक बार करके देखो इस तरीके से, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है आपका, 1 शॉर्ट सिलेक्शन मिलेगा आपको श्योर। और आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको ड्रीम पोस्ट मिलेगा। आपको ASO चाहिए MEA में, या इनकम टैक्स, या ASO CSS GST, कोई भी बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो फिर यार आज के लिए इतना ही। फिर मैं प्रॉफिट लॉस का अगला टॉपिक लेके आता हूँ, फिर हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर बाय।